मुझे ये देखकर खुशी हुई कि शहर आने के बावजूद मेरी बेटी के रंग ढंग नहीं बदले थे। वो पूरी तरह चादर में थी और उसने अपना चेहरा नकाब से छुपा रखा, बस उसकी आंखें ही नजर आ रही थी। मुझे इस बात पर और भी नाज हुआ कि मेरी बेटी दूसरी लड़कियों की तरह शहर की आबो हवा खाकर बिगड़ी नहीं थी, बल्कि उसने अपने आप को भी गांव की लड़कियों की तरह पर्दे में छुपा रखा। न्यास का चेकअप हुआ। डॉक्टर ने बताया कि न्यास की रिपोर्ट कुछ ठीक नहीं है, बल्कि उन्हें मजीद देखभाल की जरूरत है और अब उन्हें मुकम्मल आराम चाहिए। ये सब सुनकर नताशा भी परेशान हुई और मुझसे कहने लगी, अम्मा आप अब्बा को खेतों पर बिल्कुल भी ना जाने दिया करें। मैंने नताशा से कहा कि हाँ, मैं ही खेती बाड़ी का काम कर रही हूँ, बस तेरा अब्बा वहाँ पर मुझ पर नजर रखने के लिए आ जाता है, क्योंकि मुझे अभी ज्यादा काम नहीं आता ना, और अगर तेरा अब्बा ना बैठा हो तो दूसरी हारे ठीक से काम नहीं करते। नताशा ने फिर से कुछ पैसे मेरे हाथ पर रखे और कहने लगे, अब्बा का खूब ख्याल रखना। न्याज ने भी नताशा को नसीहत की कि वो पढ़ाई में खूब दिल लगाए और जल्दी से अच्छे नंबर लेकर पास हो जाए। ये सुनकर नताशा के चेहरे पर एक उदास सी मुस्कुराहट आ गई और फिर हम दोनों मियाँ बीवी वापस गांव में लौट आए। अब फिर एक महीने बाद हमें न्याज के चेकअप के लिए शहर जाना था, लेकिन इस बात को 10 दिन बिना गुजरे थे कि एक रात अचानक ही न्याज की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। जैसे तैसे करके सुबह हुई और फिर भी न्याज की हालत ना संभली तो मुझे उन्हें दोबारा शहर लेकर भागना पड़ा। मैंने सोचा कि नताशा को फोन कर दूं, लेकिन 2 दिन से गांव में बिजली नहीं थी, इसीलिए मेरा फोन भी चार्ज नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कर। फिर मेरी दूसरी बेटी कहने लगी कि अम्मा वहां जाकर आप दोबारा हॉस्टल का चक्कर लगा लेना, नताशा आपको मिल जाएगी, और अगर बिजली आ गई तो हम फोन चार्ज करके नताशा को खुद फोन मिला देंगे। मैं अपने शोर को लेकर सीधे हॉस्पिटल भागी। डॉक्टर ने मेरे शोर को एडमिट कर लिया और डायलिसिस का कह दिया। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। मैंने अपने शोर को अस्पताल में तनहा छोड़ा और खुद नताशा को लेने के लिए हॉस्टल पहुंची, क्योंकि वही मेरा वाहिद सहारा थी। लेकिन चौकीदार ने फिर नताशा न्याज का नाम सुनकर वही बात दोहरा थी कि यहाँ इस नाम की कोई लड़की नहीं रहती। मैं उसके आगे हाथ जोड़कर रोने लगी कि मेरे शौहर की तबीयत बहुत खराब है, खुदा के वास्ते मेरी बेटी को बुला दो, मैं दोबारा तंग नहीं करूंगी। लेकिन उसकी जुबान पर बस एक ही बात थी कि बीबी खुदा के वास्ते हमारा पीछा छोड़ दो। चौकीदार ने कहा कि यकीनन वो कहीं और रहती होगी, उसने तुमसे झूठ कहा होगा, आजकल की लड़कियां ऐसी ही करती हैं। ये सुनकर मेरा दिल गुस्से से फटने लगा। मैंने उससे कहा कि मेरी बेटी कोई बद किरदार लड़की नहीं है, वो एक बाहया और शरीफ लड़की है। वो इसी हॉस्टल में तो रहती है। लेकिन चौकीदार अपनी बात से पीछे न हटा। जब मैं हार मान गई तो रोती भी वापस हॉस्पिटल पहुंच गई। नर्स ने मुझे राहदारी में ही रोक लिया और कहने लगी, आपको पहले काउंटर पे पैसे जमा करवाने होंगे, फिर ही आपके मरीज का इलाज शुरू होगा। मैंने नर्स से कहा, ये तो सरकारी हॉस्पिटल है, फिर मैं किस चीज के पैसे जमा करवाऊंगी। मेरी बात सुनकर नर्स ने अजीब सी नजरों से मुझे देखा और कहने लगे, हर चीज मुफ्त नहीं होती, कुछ चीजों के पैसे आपको भरने पड़ेंगे। यहाँ आपको आधे पैसों पर इलाज मिलेगा, बाकी के आधे पैसे आपको खुद से जमा करवाने होंगे। ये सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। जो पैसे नताशा ने मुझे दिए थे वो पैसे लगाकर मैं अपने शोहर को एम्बुलेंस में शहर ले आई थी, और मेरे पास 1 रुपया भी तो नहीं था जो मैं हॉस्पिटल के काउंटर पे जमा करवा दी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर साहब से हाथ जोड़कर मत मांगती, शायद वही मेरे लिए कुछ कर दे, क्योंकि काफी अरसे से हम एक ही डॉक्टर से इलाज करवा रहे थे, तो मेरी उनसे काफी बातचीत हो गई थी। वो हमारे हालात से भी वाकिफ थे। यही सोचकर मैं डॉक्टर के कमरे में पहुंची, लेकिन वहां जाकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बिना दरवाजे बजाए कमरे का दरवाजे खोलने की गलती की थी और अंदर का मंजर देख मेरे होश उड़ गए। मेरे हल्क से चीख बरामद हुई थी और मेरी बेटी ने भी मुझे देख लिया था। नताशा डॉक्टर के कमरे में मौजूद थी और जिस हालत में वो थी वो देख कर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं फटी फटी आंखों से अपनी बेटी को देख रही थी और उसके चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था। वो हकलाते हुए कहने लगी, अम्मा आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरे आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ नताशा के मुंह पर दे मारा और उससे पूछा कि ये सब क्या है? मुजारो कतार होने लगी और रोते हुए कहने लगी कि अम्मा पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर ही कोई फैसला करिएगा। लेकिन मेरा तो दिल ही टूट गया था। मैंने अपनी बेटी को शहर पढ़ने के लिए भेजा था, उस पर बहुत ज्यादा भरोसा किया था। सारे गांव में कंधे चौड़े करके मैं चलती थी कि मेरी बेटी शहर पढ़ने गई है, लेकिन वो यहाँ आकर ऐसे काम करेगी, ये मैंने सोचा भी नहीं था। पिछली दफा जब मैंने उसे पर्दे में देखा था तो मुझे लगा था कि मेरी तरबियत में कोई कमी नहीं रही, लेकिन आज मैं शर्म से पानी पानी हो गई। नताशा ने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़ लिए और कहने लगी, अम्मा मैंने ये काम बहुत मजबूरी में किया है। मुझे स्कॉलरशिप पर शहर पढ़ने के लिए बुलाया गया था, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि वो स्कॉलरशिप से 25% की थी, और वो भी कुछ अर्से बाद ही मुझसे लेकर सिफारशी लड़कियों को देती थी।
मुझे अपनी फीस खुद भरनी थी। रहने के लिए हॉस्टल में जो किराया अदा करना था वो भी बहुत ज्यादा था, और फिर उससे भी बढ़कर हॉस्टल का माहौल था जो बहुत ही ज्यादा खराब था। वहाँ लड़कियां बहुत ही अय्याश थी, गलत कामों में पड़ी हुई थी। मेरे लिए वहाँ रहना बहुत ही मुश्किल था। मैंने सोचा कि पढ़ाई छोड़कर वापस गांव आ जाती, और यही सोचकर मैं गांव लौट कर भी आई। लेकिन ये देखकर मैं शर्मिंदा होगी कि आप लोग मेरी पढ़ाई को लेकर गांव भर में मशहूर हो चुके थे। हर कोई मुझे बहुत इज्जत दे रहा था, और कुछ गांव वाले तो इस बात पर बड़े ही खुश थे कि मैं गांव की पहली लड़की हूँ जो शहर से पढ़ रही हूँ, और वो भी अपनी बेटियों को मेरी तरह पढ़ाना चाहते थे। अगर ऐसे में मैं उन्हें बताती कि मैं शहरी माहौल से हार कर वापस गांव लौटी हूँ तो शायद दूसरे गांव वालों की उम्मीदें भी दम तोड़ जाती। वो लड़कियां जो मेरी तरह आगे पढ़ने के ख्वाब देखने लगी थी, उनके सारे ख्वाब भी चकनाचूर हो जाते। बस यही सोच के मैंने आपको और अब्बा को कुछ भी नहीं बताया और वापस शहर लौट आई और अपने बलबूते पर पढ़ने का आज़म कर लिया। मुझे कॉलेज की फीस भी खुद ही भरनी थी और हॉस्टल का किराया भी, इसीलिए कोई ना कोई काम तो करना था। मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए कोई काम समझ नहीं आ रहा था। और फिर मेरी कॉलेज के दोस्त के तबस्सुत से मुझे इस हॉस्पिटल में सफाई का काम मिल गया। मुझे इस काम में बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं, और मैंने यहाँ डॉक्टर्स के कमरों की साफ सफाई का काम शुरू कर दिया। दरअसल मैं पढ़ाई कर रही थी, इसीलिए मुझे डॉक्टर्स के कमरे की सफाई का काम दिया गया, ताकि मैं किसी अहम चीज या पर्चे को यहाँ वहाँ ना कर बल्कि हिफाजत से संभाल कर रख सकूं। हॉस्पिटल वाले मुझे इतने पैसे देने लगे कि मेरे कॉलेज की फीस निकल जाती, और रहने के लिए मुझे यहीं पीछे नर्सिंग हॉस्टल में एक कमरा भी मिल गया। लेकिन ये बात मैं आपको नहीं बता सकी, क्योंकि मैं जानती थी कि आप कभी मुझे इस तरह शहर में नौकरी की इजाजत नहीं देंगे। मैंने झूठ का सहारा लिया ताकि मैं आपके और अब्बा के ख्वाबों को ना तोड़ सकूं, बल्कि कामयाबी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ सकूं। अपनी बेटी की बात सुनकर मैं खून के आंसू रोई थी। मेरी बेटी ने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर कदम पर मुश्किल उठाई थी। उसने हॉस्पिटल में नौकरी करके भी अपनी तालीम जारी रखी, और एक मैं थी जो उसे इस तरह डॉक्टर के कमरे की सफाई करता देखकर बुरा समझ रही थी। वो कहने लगी, अम्मा अक्सर हॉस्पिटल में आने वाले मरीज मुझे कुछ पैसे देकर चले जाते, और वही पैसे मैं अब्बा के इलाज के लिए आपके हाथ पर रख दिया करती थी। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलत काम किया है। मेरी मजबूरी ने मुझे यहाँ इस काम पर लगा दिया, लेकिन ये काम मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा तो नहीं होता। अगर आज मैं इस हॉस्पिटल में सफाई का काम कर रही हूँ तो कल को पढ़ लिख कर मैं यहाँ डॉक्टर भी बन सकती हूँ ना। लेकिन अगर मैं ये काम नहीं करूँगी तो फिर मैं कोई मंजिल हासिल नहीं कर सकूंगी। मुझे वापस गांव लौटना होगा, और मैं गांव की दूसरी लड़कियों की तरह कुएं की मेंढक बनकर रह जाऊंगी। नताशा की बात सुनकर मेरे आंसू बह रहे थे। इतने में डॉक्टर कमरे में आ गए। मैंने उनके सामने सारी बात रख दी। नताशा ने डॉक्टर को बताया कि न्याज अहमद उसके वालिद और उनके इलाज में वो मदद चाहती। डॉक्टर नताशा के काम से बहुत खुश थे। वो उसकी पढ़ाई और उसकी मेहनत को जानते थे, इसीलिए उन्होंने अपने खर्चे पर न्याज का इलाज शुरू करवा दिया। मैं न्याज के डायलिसिस के हक में नहीं थी, लेकिन कुदरत को शायद यही मंजूर था। डॉक्टर ने न्याज के डायलिसिस का सिलसिला शुरू कर दिया। नताशा ने अपनी हॉस्पिटल की नौकरी जारी रखी, और साथ साथ वो पढ़ाई भी कर रही थी। न्याज को भी सारी बात पता चल गई, और वो भी अपनी बेटी पर पहले से ज्यादा फख्र करने लग गए, जिसने हमारा साथ झुकने नहीं दिया था, बल्कि ये साबित कर दिया था अगर एक बेटी चाहे तो बेटे से कहीं ज्यादा बढ़कर माँ बाप की औलाद होने का हक अदा कर सकती है। न्याज ने मुझे समझाया था कि इस बात में शर्म करने की जरूरत ही नहीं है कि हमारी बेटी शहर में नौकरी करके अपनी पढ़ाई कर रही, बल्कि हमें गांव की लड़कियों को बताना चाहिए कि मुश्किल वक्त आने पर एक लड़की भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, ताकि गांव वाले बेटियों के पैदाइश को बोझ ना समझे और दूसरे लोग भी अपनी बेटियों को पढ़ाने का आज़म करें। नताशा ने मेरा मान और भी बढ़ा दिया था। उसने मुझे वो कमरा भी दिखाया जो उसे हॉस्पिटल वालों ने रनिंग के लिए दिया था। नर्सिंग हॉस्टल का छोटा सा कमरा बहुत ही साफ सुथरा था, और यहाँ का माहौल भी अच्छा था। नताशा कह रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता वो नर्सिंग का काम भी सीख लेगी, और इस तरह उसके पास और हुनर भी आ जाएगा। उसने वादा किया था कि वो अपनी छोटी बहनों को भी पढ़ने के लिए अपने पास शहर बुलाएगी, और न्याज का इलाज भी अपने पैसों से करवाने की कोशिश करेगी। नताशा की बात सुनकर मैंने उसे सीने से लगा लिया, और मैं सोच रही थी अगर हर घर में नताशा जैसी बेटी पैदा हो जाए तो लोग बेटों के लिए मन्नतें मांगना छोड़ दें, वो बेटियों को ही दिल से अपना ले और उनकी तालीम और तरबियत पर तवज्जो दें। क्या आप लोगों को लगता है कि जो कुछ नताशा ने किया वो ठीक है? इस तरह हॉस्पिटल में सफाई करके अपनी तालीम मुकम्मल करना उसका हक है, या फिर उसे भी गांव की दूसरी लड़कियों की तरह वही जिंदगी गुजारनी चाहिए जो बाप की लड़कियां गुजार रही थी? क्या वाकई हॉस्टल की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है? क्या ज्यादातर हॉस्टल्स का माहौल खराब होता है? और क्या आज भी हमारे यहाँ स्कॉलरशिप से पर्ची वालों को मिलती है? नताशा जैसी मेहनती लड़कियाँ क्या आज भी अपना हक हासिल करने से महरूम है? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा।
साथ ही हर उस मरीज के लिए दुआ भी कीजिएगा जो डायलिसिस जैसी मुश्किल चीज से लड़ रहा है और पानी जैसी नेमत से भी महरूम है।